गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपके लहसा की ओर जो आपका पाठ है उसका सारांश बताने जा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, आपको ध्यान देना है, चूंकि आपका लेसन बड़ा है तो मैं अधिक शब्दों में तो उसको बता नहीं पाऊंगी। आप एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, लेकिन मैं कम शब्दों में उसके बारे में, उस लेसन में क्या क्या है, ये सब आपको बताने जा रही हूँ। ओके, अच्छा बच्चों, तो लहसा की ओर जो पाठ का सारांश है वह लहसा की ओर जो पाठ है वह क्या है? यात्रा वृतांत है। ये किसने लिखा है? राहुल शांत कृत्यानंद ने। ठीक है। लेखक जब सन 1929 से 30 के बीच में नेपाल के रास्ते तिब्बत की यात्रा पर गए थे, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। उस समय क्या था? भारत के लोगों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को यह यात्रा एक भिखमंगे के भेष में करना पड़ा था। इस यात्रा वृतांत में तिब्बत की राजधानी लहसा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन किया गया है। ठीक है। राहुल शांत कृत्यानंद जी के इस यात्रा वृतांत के द्वारा हमें तत्कालीन तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ओके, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के अनुसार लेखक जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। समझ में आया? वो कहाँ से जाने का? नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता। फरी कलिटपोड का रास्ता जब अस्तित्व में नहीं आया था, तब सिर्फ नेपाल की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह एक व्यापारिक रास्ता था, क्योंकि यहाँ व्यापार जो आदान प्रदान होता है व्यापारिक चीजों का, वो भी इसी रास्ते से आता जाता था, है ना। और साथ ही साथ सैनिक रास्ता भी था, क्योंकि सैनिक भी यहीं से आते जाते थे। इसलिए जगह जगह पर क्या थी? फौजी चौकियां बनी हुई थी। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ कष्ट भी है और कुछ आराम भी। वहाँ ना जाति पात पाई जाती है, ना छुआछूत की कोई भावना है, और ना ही वहाँ की महिलाएं पर्दा करती हैं। चोरी के डर से एकदम निम्न श्रेणी के भिखमंगों को कोई अपने घर में घुसने नहीं देता, वरना आप अपरिचित होने पर भी किसी के घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी झोली से चाय निकाल कर दे सकते हैं। घर की बहू या सासू से आपके लिए पका देगी। मतलब कई लोग कच्ची चाय रखते हैं अपनी झोली में, झोली मतलब जो थैला होता है उसमें, और जब आप सामने वाले को देंगे तो वह क्या करेगी? चाय को पकाकर आपको दे देगी। ठीक है। इसके आगे इस यात्रा वृत्तांत में आगे लेखक के अनुसार वो क्या कह रहे हैं कि परित्यक्त चीनी किले से जब वो आगे बढ़े तो एक आदमी राहदारी मतलब राहगीर जो मिला उन्हें मांगने के उद्देश्य से उनके पास आया। लेखक ने दोनों चिट्ठियां उसे दे दी। ठीक। तत्पश्चात वे थोड़ला के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। उस गांव में उन्हें कौन मिला? सुमति, जो लेखक का कौन था? दोस्त था। वे उससे परिचित रहे, मतलब वो मिल गया। फिर जिस वजह से उन्हें ठहरने, उसकी वजह से, उस दोस्त की वजह से उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 वर्ष के पश्चात वो फिर पुनः उसी रास्ते से लौटे थे। तब वे किस भेष में थे? भिखमंगे के भेष में नहीं थे। पहले भिखमंगे के भेष में थे, अब भिखमंगे के भेष में नहीं थे, बल्कि एक भद्र, सभ्य और सुशिक्षित यात्री के रूप में घोड़े पर सवार होकर लौटे थे। फिर क्या हुआ? उस समय क्या हुआ? गांव के किसी ने उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। उन्हें गांव के किसी गरीब झोपड़ी में रुकना पड़ा। मतलब कोई रुकने ही नहीं दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो अच्छे भेष में थी, इसलिए सबको उनको रोकना अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। अब क्या होता है? दूसरे दिन लेखक अपने दोस्त सुमति को डांडा थोड़ड़ा पार करना था। मतलब उनके दोस्त को और उनको डांडा थोड़ड़ा पार करना था। लेखक के अनुसार तिब्बत में डांडे खतरनाक जगह होती हैं। ठीक। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ गांवों का अस्तित्व ही नहीं दिखाई देता था।
यह डाकुओं के छिपने के लिए अच्छी जगह थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई में था और इतनी खाई भी थी, इसलिए वहाँ डाकू आराम से छुप जाते थे। वहाँ डाकुओं को कोई पकड़ भी नहीं पाता था। डकैत सबसे पहले हाथ लगे लोगों को मार डालते थे, मतलब वहाँ जो डकैत लोग थे, जो हाथ पड़ जाता था जो व्यक्ति, उसको मार डालते थे। तत्पश्चात क्या होता था, देखते थे कि संबंधित व्यक्ति के पास कुछ पैसे तो नहीं है ना। वहाँ हथियार का कानून ही नहीं था, मतलब जो पैसे रहते थे वही भी लूट लेते थे, और वहाँ हथियार का कानून नहीं था, जिसके कारण लोग क्या करते थे, लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते थे। ठीक है, वहाँ हथियार प्रतिबंधित नहीं थे, इसलिए वहाँ पर जो लाठियों के स्थान पर पिस्तौल और बंदूक लिए लोग घूमते फिरते रहते थे। ओके, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब उसके बाद बच्चों, लेखक को डाकुओं से भय नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वे लोग भिखारी के भेष में थे। अब लेखक जब पहले गया था तो किसके भेष में था? भिखारी के भेष में। जहाँ कहीं उन्हें डाकू या वैसी सूरत होने का आभास होता, वे तुरंत भीख मांगना आरंभ कर देते थे। लेखक और उनके साथी सुमति का अगला लक्ष्य क्या था? लटकोर था। लटकोर जगह है जहां उनको जाना था, जो लगभग 16-17 मील का था। लेखक ने अपने मित्र सुमति से कहा कि लटकोर के लिए घोड़े ले लेते हैं। ठीक है, सामान भी रख लेंगे और हम भी उस पर चढ़कर चले जाएंगे। दूसरे दिन दोनों की सवारी घोड़े करके कहाँ चलने लगे? वो डांडे की ओर चले। वहां दोपहर तक पहुंच गए थे। वे जब डांडे पर पहुंचे तो समुद्र तल से लगभग 17-18 हजार फीट की ऊंचाई पर थे। वहां उन्हें बिना किसी बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखाई दिए, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर इतनी कोई चीज कैसे दिखाई देगी, है ना, इसलिए। ठीक है, फिर अब डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां के देवता का स्थान था, जो पत्थर है ना, पत्थर के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। समझ में आया? ठीक, काय सजाया गया था? वहाँ जो देवता है वो स्थान झंडियों से सजाया गया था, रंग बिरंगे सींगों से, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था, जानवरों के सींगों से सजाया गया था और पत्थरों से सजाया गया था। अब वापस उतरते समय लेखक का घोड़ा सुस्त हो गया, चलते चलते थक गया, धीमा चलने लगा, जिसके कारण लेखक अपने दोस्त सुमति से थोड़ा पीछे हो गए। आगे आने पर लेखक को 2 रास्ते दिखाई दिए। वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में किसी से उन्होंने पूछा तो पता चला कि लटकोर का रास्ता तो दाएं वाला था। वे फिर 1.5 मील तक वापस लौटकर सही रास्ता पकड़ा उन्होंने, जिससे लेखक को आने में देर हो गई। अब क्या होता है, लेखक को सुमति गुस्से में मिले, क्योंकि सुमति इतनी देर से इंतजार कर रहा था, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने लेखक को संबोधित करते हुए क्या कहा? मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय गरम कर ली, है ना, परंतु लेखक के द्वारा मतलब मैंने इतनी मेहनत कर ली और तुम इतनी देर से आए। तो फिर लेखक जब उसको बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया था, मैं रास्ता भटक गया था, तो फिर सुमति का गुस्सा ठंडा हो जाता है और भी लटकोर में एक अच्छी जगह ठहर जाते हैं। यहाँ भी उन्हें अच्छे शुभचिंतक मिल जाते हैं। दोनों ने पहले चाय सत्तू खाया, चाय पी, फिर उन्हें रात को गर्मा गर्म थुक्का मिला। लेखक के अनुसार दूसरे दिन वे त्रिडरे के विशाल मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू सा दिखाई देता था। इस टापू में एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था त्रिडरी समाधिगिरी था, है ना। वहाँ भी आसपास के गांवों में सुमति के बहुत पहचान वाले थे। सुमति ने अपने परिचितों से जाकर मिलने की इच्छा प्रकट की, तो लेखक ने उसे मना कर दिया और लहसा पहुंचकर पैसे देने का वादा कर लिया, जिसे सुमति ने स्वीकार भी कर लिया। तत्पश्चात अब क्या होता है, दोनों ने आगे बढ़ना आरंभ किया। वे सुबह जल्दी चलना शुरू नहीं किए थे, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में चलना पड़ रहा था। वे अपने अपने सामान पीठ पर लादकर हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक
और यजमान से मिलना चाहते थे, जिसके लिए वे बहाना करके लेखक को सेकर बिहार की ओर चलने को कहने लगे। लेखक के अनुसार तिब्बत की भूमि छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी। इस जागीरदारों में बटी हुई थी, तो इन जागीरों का एक बड़ा हिस्सा मठ समझते हो ना, जहाँ पूजा पाठ होती है, मठ रहते हैं, कई लोगों के अधीन रहते हैं, है ना, तो उनके मठों के हाथों में थी। अपनी अपनी जागीर में प्रत्येक जागीरदार कुछ खेती स्वयं भी करता था। जागीरदार मतलब खेती किसानी को अपने अंडर में रखने वाला बड़ा आदमी, है ना, और वो मजदूरों से वहाँ काम करवाता था और कुछ खुद भी करता था, थोड़ी बहुत खेती किसानी। तो जिस काम के लिए वो क्या करते थे, मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाया करते थे, वो काम करवाते थे मजदूरों से। खेती का प्रबंध देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था। अब सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु जो है एक भद्र व्यक्ति थे। वे लेखक से बड़े प्रेम से मिले। वहाँ एक अच्छा और नामी मंदिर था, जिसमें कंजूर की हस्तलिखी 103 पोथियां रखी हुई थी। लेखक का आसन भी वहीं पर था। लेखक उसे पढ़ने में मग्न हो गए थे। तभी सुमति ने आसपास अपने परिचितों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, ठीक, जिसे लेखक ने स्वीकार कर लिया था। लेखक अपने मन में सोच रहे थे कि सुमति को लौटने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा, परंतु वे दोपहर तक ही लौट आए। तिडरी गांव वहां से दूर नहीं था। दोनों ने अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नम से विदाई लेकर वो वहां से चल पड़े। तो इस तरह से उन्होंने विदाई ली, इस तरह से उन्होंने किस तरह से वो वहां गए और वहां पर जो पोथियां रखी हुई थी वो भी बांटे उन्होंने, है ना, और पूरा जो सार था वह मैंने आपको बता दिया है। अब आप एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको पूरा सार समझ में आ जाएगा। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो या तो मैं अगले वीडियो में दूंगी या फिर आपको PDF बनाकर दूंगी। ओके।